इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बताया आपको रिवीजन वैसे ही करना है जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आवाज़ सही आ रही होगी, थोड़ा तेज बोलने की मैं और कोशिश करूँगा। ओके, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वाईडीएससी। वाईडीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स की दुनिया में, सबसे ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स में से और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है वाईडीएससी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं इसकी ना तो ज़्यादा थ्योरी में जाना है ना इसके हिस्ट्री में जाना है, हमें खाली इसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके फॉर्मूला को अच्छे तरीके से हमें समझना है ताकि हम इंटरफेरेंस ऑफ द वेव को अच्छे से समझ पाए। इंटरफेरेंस ऑफ द वेव समझने से पहले आपको सुपरपोजिशन ऑफ द वेव समझना चाहिए, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ओके, ये हमने डबल स्लिट बनाई। यहाँ पे हमारे एक लाइट का सोर्स होता है, इससे निकलने वाली लाइट को हमें कोहेरेंस लाइट चाहिए होती थी, क्योंकि कोहेरेंस लाइट में ही हम इंटरफेरेंस करा सकते हैं। अगर लाइट कोहेरेंट नहीं है तो हम इंटरफेरेंस नहीं करा सकते। ठीक है, हमने लाइट को कोहेरेंट बनाने के लिए एक सोर्स से दो सोर्स बनाए। ठीक है, अब आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट होते तो क्या होता। अगर हम यहाँ पे दो मोमबत्ती रख देते या दो बल्ब रख देते तो हम इस एक्सपेरिमेंट को क्यों नहीं कर पाए। फिलहाल वो थ्योरी का सब्जेक्ट हो जाएगा और जनरल साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, बट एज हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, एक लाइट वेव यहाँ से यहाँ पहुंची, एक लाइट वेव यहाँ से यहाँ पहुंची, इसके बीच की डिस्टेंस हमारी कैपिटल डी थी और यहाँ से यहाँ तक की स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हमारी स्मॉल डी थी। ओके, और यहाँ पे जो हमारा बन रहा है इसे हम वाई एन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रिंज देखनी है। यहाँ पे फ्रिंज का मतलब यहाँ पे मैक्सिमा लाइट हो रही है, मतलब लाइट का मैक्सिमा बन रहा है या लाइट का मिनिमा बन रहा है। या तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज है यानी कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है, या फिर लाइट की इंटेंसिटी बहुत डिम है या लाइट है ही नहीं, तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, डार्क फ्रिंज बन गई है। समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा सा इस बारे में भी सोचना है कि इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती। इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्व रहती है, बस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कहीं पर एनर्जी ज्यादा होती है कहीं पर एनर्जी कम होती है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो जनरल बातें आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बाईडीएससी में सबसे पहले हमने देखा था मैक्सिमा या मिनिमा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले फेज डिफरेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट फेज डिफरेंस तो बता नहीं सकते, हमें एक रिलेशन हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, इन दो वेव्स में क्या पाथ डिफरेंस है। तो हम यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है, पाथ डिफरेंस। अगर मैं इसे S1 कहूँ, इसे S2 कहूँ और इसे P कहूँ, तो हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा निकल के कितना आ जाता है, S2P माइनस S1P। अगर यहाँ ये दोनों लगभग पैरेलल लाइंस हैं जो थीटा एंगल बना रही है, यानी कि ये भी थीटा बना रहा है ये भी थीटा बना रहा है, ये D है तो ये भी थीटा बनाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, d साइन थीटा। ओके, सो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, d साइन थीटा। ओके, सो यहाँ से हम फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 2π/λ, पाथ डिफरेंस की जगह d साइन थीटा डाल देंगे। सो हमारे पास फेज डिफरेंस क्या निकल कर आ गया, 2π/λ इंटू d साइन थीटा। अब हमें पता है दो केस हम डिस्कस कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई का इवन मल्टीपल, सो 2π/λ इंटू d साइन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। क्लियर है, 2π से 2π कट गया तो हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन निकल कर आएगी। मैक्सिमा की कंडीशन क्या निकल कर आ रही है, d साइन थीटा इक्वल्स टू n λ। तो जरा सा मैंने आपको प्रूफ करा दिया। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का प्रूफ आपको खुद करना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या निकल कर आता है, रिलेशन याद होना चाहिए, d साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। ठीक है, तो हमारे पास अगर ब्राइट फ्रिंज होगी तो कंडीशन क्या बन के आएगी, d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, और अगर डार्क फ्रिंज होगी तो कंडीशन क्या निकल कर आएगी, d sin थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये प्रोसेस पता होना चाहिए, फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। फिलहाल अब हम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन देखते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, इसे रफ कर देता हूँ।
पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। ठीक है, ऐसे रिवीजन करना है आपको, ऐसे रिवीजन की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। ठीक है, सो मैं दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू पूछूं, ठीक है, हल्का सा प्रूफ दे रहा हूँ बस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y अपॉन डी। ओके, और हमें पता है अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे हम टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एन लैम्डा अपॉन डी। सो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन डी। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, सो इस कंडीशन का हमने यूज करा, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू वाई अपॉन डी। तो यहाँ से हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन पोजीशन क्या निकल कर आ गई, वाई इक्वल्स टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाए डिफरेंट कंडीशंस में। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रिंज के लिए भी आप, डार्क फ्रिंज की पोजीशन के लिए भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू 2n+1 डी लैम्डा अपॉन 2d। ओके, सो हमारी डार्क फ्रिंज की पोजीशन हो गई। सो एक हमारे पास पोजीशन आ गई हमारी ब्राइट फ्रिंज की, और एक हमारे पास पोजीशन आ गई हमारी डार्क फ्रिंज की। ठीक है, अगर हमें एवरेज इंटेंसिटी लिखनी हो किसी पॉइंट पर तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको ड्राइव कर लेना। यह आता है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, I इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है, ओके, सो अगर हमें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, आई एवरेज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अगर मैक्सिमा होगा तो यहाँ पर cos डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे मैक्सिमा होगा तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0, और अगर मिनिमा होगा तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी 0। जैसे आप देख लेंगे किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी को हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रिंज विड्थ का, यानी कि अगर एक ब्राइट फ्रिंज मेरे पे यहाँ पे बनती है ऐसा कुछ, ठीक है, तो हमारे पास कैसा बनता है, कुछ ऐसा कुछ हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ इसकी क्या होने वाली है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं फ्रिंज विड्थ, इस वाली फ्रिंज में से इस वाली फ्रिंज को घटा दो, इस वाली फ्रिंज की पोजीशन में से इस वाली फ्रिंज की पोजीशन को घटा दोगे तो तुम्हारे पास फ्रिंज विड्थ निकल के आ जाएगी, यानी कि yn+1 माइनस yn। अब चाहे इस फॉर्मूले को यूज कर लो चाहे इस फॉर्मूले को यूज कर लो, तो ये कांस्टेंट ही आता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये याद होना चाहिए, फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फ्रिंज विड्थ के बारे में। ओके, सो हमारा बेसिक आइडिया ऐसे खत्म हो गया जो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बेसिक है, यहीं से हम लोग मल्टीपल स्लिट्स की तरफ चले जाते हैं, डिफ्रैक्शन की तरफ भी हम लोग यहीं से चले जाते हैं, हमें ये वाली बात अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो हमारा आइडिया से हो गया, इसमें भी कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जैम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि मैं ऑप्टिक्स के भी जैम के क्वेश्चंस आपको करा दूं तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, अभी जस्ट मैं कुछ वीडियोस रिवीजन के लिए पर्पज से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम से डिमांड हो रही थी। सो हमारा कोई एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे हमारे पास लाइट के दो सोर्सेज हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जेम में आ चुका है और आने की फुल पूरी संभावना है। ठीक है, आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियोस में से, जो मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से डेफिनेटली जेम में मिल जाएंगे। ओके, S1 S2 ये हमारा कोई जनरल पॉइंट है। ठीक है, अब हमें बताना है पहले तो ये कि यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस होगा। तो सपोज S1 S2 जो तो सोर्सेज हैं, ये d डिस्टेंस पे रखे हैं और इनसे निकलने वाली लाइट ये बहुत पास है, इनसे निकलने वाली लाइट लगभग पैरेलल है, यानी कि वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वाला एंगल भी थीटा होगा। मेरे को क्या निकालना है, पहले मेरे को निकालना है पाथ डिफरेंस। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पे क्या ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ओके, सो कुछ ट्रायंगल ऐसा सा बन जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, सॉरी ये 90 हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो अगर हम बेसिक नॉलेज लगाएं अपनी, cos थीटा इक्वल्स टू बेस, इसे s कह लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस d। सो s की वैल्यू क्या आ गई, d cos थीटा। ये ही समझने वाली बात है, वहां पर जो आता है हमारा पाथ डिफरेंस वो आता है d sin थीटा, और इस केस में पाथ डिफरेंस आता है d cos थीटा। बाकी सब कुछ अब आप डिस्कस खुद ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पाथ डिफरेंस निकल के आ गया तो आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो, 2 पाई लैम्डा डी cos थीटा। फिर आप मैक्सिमा मिनिमा को भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमा के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई के इक्वल, और मिनिमा के लिए होनी चाहिए 2n पाई बाय
2n+1 पाई के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमा के लिए 2n पाई और मिनिमा के लिए 2n+1 पाई के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे वाला पार्ट भी डिस्कस हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, तो मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी जो आउट ऑफ द सिलेबस हो, जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं हो। उससे अच्छा जो रिलेवेंट हो उस एरिया में अच्छे से कर लें। नेक्स्ट है हमारा केस ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, अभी तक लाइट हमारी पैरेलल आ रही थी स्लिट्स पे, अब लाइट किसी स्लिट से भी किसी एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो आप फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसे। तो हमारी स्लिट हो गई, अब हमारी लाइट कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए हमारी लाइट आ रही है। ये हमारी क्या रखी है, स्क्रीन रखी है। ये दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हो गई d, और ये यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर। ओके, सो एंगल बन रहा है थीटा n। सपोज यहाँ पर nth मैक्सिमम मिल रहा है, तो nth मैक्सिमा के लिए जो एंगल बना रही है लाइट स्लिट से निकलने के बाद, वो थीटा n बना रही है। और ये जो इंसिडेंट लाइट है, तो मैं एक्स्ट्रा लाइट्स को रफ कर दे रहा हूँ, केवल 2 लाइट्स बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो और फिर हमारी फिगर साफ सुथरी दिखे। सो ये एंगल हो गया हमारा थीटा i, और ये वाला भी एंगल हमारा हो गया थीटा i, ठीक है। तो हमारी जो लाइट है वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल से थीटा i एंगल पर टिल्ट करती हुई पैरेलल लाइट है, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। थीटा i एंगल पर बनाते हमने लाइट को इंसिडेंट करा, तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो इसमें दो फेज डिफरेंस आएंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है, और एक फेज डिफरेंस आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर है? ओके, तो नाम दे देते हैं S1 S2 एंड पॉइंट P। तो अगर हमें फेज डिफरेंस देखना हो, ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा, S2P माइनस NS1 माइनस S1P, ठीक है। S2P में से ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट NS1 और S1P का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। फिर से सुनो, S2P में से S2P ये है, इसमें से एक्स्ट्रा पाथ NS1 और S1P का जो भी एक्स्ट्रा पाथ होगा, ठीक है, उसे माइनस करने पे हमारे पास S2P में से जो आप S2P में से अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वाला पार्ट बच जाएगा, और एक्स्ट्रा पीछे से ये है। बात समझ में आ रही है? सो S2P माइनस S1P माइनस NS1। S2P माइनस S1P को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, d साइन थीटा n माइनस NS1। सो NS1 ये रहा NS1, तो ट्राइंगल अलग से बना देता हूं मैं। ओके, तो हमारा S2 था, ये हमारा S1 था, और ये हमारा n था पॉइंट। यहाँ पे हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, और ये हमारा d था। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई d। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा आई है, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा π/2 माइनस थीटा आई, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल 90 हो जाएगा। 90 में से थीटा आई चला गया, कितना बचा, 90 माइनस थीटा आई। ओके, अब तुम्हें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, तुम्हें NS1 ही निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं cos π/2 माइनस थीटा आई, तो cos के लिए क्या करोगे, बेस ये आएगा बेस NS1, ठीक है, बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो cos π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट। तो NS1 की वैल्यू आ गई हमारी d साइन थीटा आई। सो यहाँ पे NS1 की वैल्यू रख देंगे d साइन थीटा आई। सो d हमारा कॉमन आ गया, क्या बचा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। चाहे आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है, जब भी एंगल हमारे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो हम उन्हें पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आप ये वाली बात ध्यान रखते हुए चलें, ठीक है, कि आपकी लाइट ऊपर से आ रही है, आपकी लाइट नीचे से आ रही है। क्लियर है? इसमें एक केस और पॉसिबल हो सकता है, एक केस और पॉसिबल हो सकता है,
क्या कि आपकी लाइट नीचे से आ रही है, ठीक है। सो उसमें आपका एंगल, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा और ये वाला एंगल आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा आप लोग पॉजिटिव लेंगे, और जब भी आपका एंगल क्लॉकवाइज बनेगा आप लोग नेगेटिव लेंगे। तो हमारा ज्योमेट्री का बेसिक रूल भी होता है। ओके, तो हम लोगों ने पाथ डिफरेंस निकाल लिया था। पाथ डिफरेंस हमारा क्या आ रहा था? पाथ डिफरेंस आ रहा था डेल्टा इक्वल्स टू डी साइन थीटा एन माइनस डी साइन थीटा आई। ये साइन थीटा आई टिल्टेड रे का एंगल है, जो हमारी इनिशियल रे से किसी ना किसी एंगल पर आ रही है, जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को क्रिएट कर रही है। तो हमारा पाथ डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? डी साइन थीटा एन माइनस डी साइन थीटा आई। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो फेज डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2n पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा एन माइनस डी साइन थीटा आई। क्लियर? तो 2 पाई से 2 पाई हमारा कट गया, तो यहाँ से हमारे पास डी साइन थीटा एन माइनस डी साइन थीटा आई की वैल्यू क्या आ गई? एन लैम्डा। सिमिलरली हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था और यहीं से हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या वैल्यू आएगी? डी साइन थीटा एन माइनस डी साइन थीटा आई इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। अगर आप लोग इसे नोट कर रहे हो तो या नोट करते हुए आपको इन साइंस का मतलब भी पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपको पता ही ना हो कि थीटा ही है क्या, इस एन का मतलब क्या है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ें उसे बहुत संभाल के पढ़ें। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सकते हैं हमारी ब्राइट फ्रिंज और हमारी डार्क फ्रिंज की पोजीशन को। तो इसे अगर मैं बेसिक सा बना दूं इसे यहाँ पे, तो ये हमारी ऐसे आ रही थी कुछ और यहाँ से चली जा रही थी, ठीक है। और ये अब यहाँ पे बन रही है वाई एन, ठीक है। तो हमें पता है अगर यहाँ से ये एंगल थीटा एन हो तो हम थीटा एन को क्या लिख सकते हैं? अगर ये डिस्टेंस डी हो तो थीटा एन को हम लोग लिख सकते हैं वाई एन अपॉन डी। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं डी साइन थीटा एन की वैल्यू निकाल लूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, डार्क फ्रिंज के लिए मैं ब्राइट के लिए डिस्कस कर देता हूँ, डार्क के लिए आपको खुद कर देना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका भी दिमाग चल सके, क्योंकि पेपर में आप ही को लिखना है। तो डी साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा प्लस डी साइन थीटा आई, ठीक है। मेरे को थीटा एन चाहिए। ओके, सो यहाँ से साइन थीटा एन की वैल्यू क्या आ गई? एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी प्लस साइन थीटा आई अपॉन, अच्छा डी से डी कट गया तो साइन थीटा आई रह गया। सो यहाँ से थीटा एन की वैल्यू रख दो, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी प्लस साइन थीटा आई इक्वल्स टू वाई एन अपॉन कैपिटल डी। ओके, सो यहाँ से हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या आ गई? वाई एन इक्वल्स टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी प्लस डी साइन थीटा आई। सिमिलरली आप लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी लिख सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसे अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सिमिलरली आप लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी लिखेंगे। इसके बाद इस केस में भी हम लोग फ्रिंज विड्थ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा इंटरफेरेंस इस छोटी वीडियोस में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। बट जब हम इसे पढ़ते तो इसे काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना होता है, जब हम एज अ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। बट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो मान के चलते हैं हमने इसे, इसका जनरल आइडिया हमारे दिमाग में है। ऐसे ही आपको अदर सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो एक एक दिन में भी रिवीजन किया जा सकता है इस तरीके से सब्जेक्ट्स का। सो बीटा बराबर आपको क्या करना होगा? वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। अब मेरे को वाई एन प्लस वन पता होना चाहिए, एन प्लस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी प्लस डी साइन थीटा आई माइनस एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस डी साइन थीटा आई। सो क्या होता है? तो हमारा जब भी हम, अगर हमारी लाइट रे पहले पैरेलल आ रही थी तो जो भी हमारा फ्रिंज पैटर्न बन रहा था, अब अगर हम आने वाली लाइट रेस को किसी एंगल पर टिल्ट कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम ऊपर से लाइट को डालेंगे तो पूरा का पूरा हमारा फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए,
है ना। तो डी साइन थीटा आई से डी साइन थीटा आई हमारा कट जाएगा और यहाँ से भी हमारे फ्रिंज विड्थ वो ही आएगा जो पहले आया था। सो जैम में क्वेश्चन बन सकता है। जैम में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि आपके पास पहले आपने लाइट को पैरेलल डाला, अब लाइट को आपने किसी एंगल पे बनाते हुए डाला, तो पूरा का पूरा पैटर्न क्या शिफ्ट हो जाता है। और अगर पैटर्न शिफ्ट हो जाता है तो क्या फ्रिंज विड्थ ऊपर नीचे होती है, यानी कि उनकी चौड़ाई में कुछ चेंज होता है। तो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई में कोई चेंज नहीं होता। फ्रिंज विड्थ वो ही आती है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। हमारा पैटर्न पूरा यूनिफॉर्म पैटर्न बनता है, ठीक है। फ्रिंजों की चौड़ाई में कोई भी चेंज नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन शायद जैम पूछ चुका है, मैंने नोट कर रखा है फॉर्मूले को, तो शायद पूछा होगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रास्ट या विजिबिलिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कल इंस्टीट्यूट के नोट्स में भी आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रास्ट या विजिबिलिटी क्या होता है, V इक्वल्स टू आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। ये आपको याद रखना है। आई मैक्स आई मिन मैंने आपको बताया था, आप इसे क्या कर सकते हैं, आई मिन कॉमन लेके काट भी सकते हैं, तो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिन। अब आई मैक्स अपॉन आई मिन आपको निकालना आता ही है, -1 आई मैक्स अपॉन आई मिन प्लस 1। आई मैक्स अपॉन आई मिन हमने निकालना सीखा ही था इससे पहले वाली वीडियो में, जो इसका पहला वाला पार्ट था। सो हमने इसे डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम इंटरफेरेंस के लगभग लास्ट वाले पार्ट में देखो काफ़ी कुछ और डिस्कस किया जा सकता है। मैंने अभी इनिशियल लेवल पे इंटरफेरेंस को इतना ही इंपॉर्टेंट समझा था, तब भी देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा पार्ट जो इन वीडियो में मैंने कवर नहीं करा वो इम्पॉर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है इंटरफेरेंस फॉर वाइट लाइट। इंटरफेरेंस फॉर वाइट लाइट, तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जो अगर हमारे डबल स्लिट्स पर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तब क्या होता है। तो हम इसे समझ लेते हैं। वाइट लाइट हमारी 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं विवग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अगर हम लाइट को किसी प्रिज्म में से पास कराते हैं तो वो लाइट इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी डबल स्लिट हो गई, हमने इस पर वाइट लाइट को इंसिडेंट करा, ठीक है। अब हमने अगर हम जनरल फॉर्मूले को देखें, जो हमारा फ्रिंजों की पोजीशन बताने वाला फॉर्मूला था वाई एन इक्वल्स टू स्मॉल एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, यानी कि फ्रिंजों की पोजीशन लैम्डा पर डिपेंड करती है और फ्रिंजों की पोजीशन एन पे भी डिपेंड करती है। यानी कि एन का मतलब हम कौन से नंबर के फ्रिंज को देख रहे हैं, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। तो पहले नंबर की देख रहे हैं, मतलब 0 नंबर की देख रहे हैं तो वो सेंटर में होगा, जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। पहले नंबर की तो थोड़ा ऊपर होगा, दूसरे नंबर की थोड़ा ऊपर होगा। जैसा ऊपर पैटर्न बनता है सिमिलरली ऐसा पैटर्न नीचे भी हमें मिलता है, ओके। यहाँ से वाइट लाइट आ रही थी, एक हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए वाई एन की वैल्यू क्या होती है, 0, जो लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि वाइट लाइट के सातों कलर सेंटर पर बिल्कुल सेम टाइम पर पहुंच रहे होंगे, ठीक है। उनमें कोई भी फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो जब सारे के सारे कलर सेंटर पर सेम टाइम पे एक साथ पहुंच रहे होंगे तो वापस से मिलके क्या बना लेंगे, वापस से मिलके वो व्हाइट लाइट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 7 कलर्स निकले, व्हाइट लाइट आ रही थी ना, तो 7 कलर्स निकले। अब 7 कलर एक ही साथ फिर इस सेंटर पे पहुंच गए। तो जब सातों के सातों कलर एक साथ सेंटर पे पहुंच गए तो वापस से क्या बना लेंगे, तो वापस से व्हाइट लाइट ही फॉर्म कर लेंगे। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि अगर हम व्हाइट लाइट को डालते हैं तो क्या हमें सेंटर पर व्हाइट लाइट ही मिलती है या हमें पहले कोई और कलर मिल जाता है। मतलब कुछ ऐसा मिलता है कि सेंटर पे आपको वायलेट मिल गया, इंडिगो, मतलब विवग्योर ही मिलता है, कहीं व्हाइट लाइट मिलती ही नहीं। तो ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिलहाल हमने डिस्कस कर लिया, तो आप अपने नोट्स में लिखेंगे जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये वाइट कलर का ही सेंट्रल मैक्सिमा होता है। और जब हम और फ्रिंजेस की बात करते हैं तो हमारा वाई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है। हमारा वाई एन डिपेंड करता है लैम्डा पर, ओके। अब हमें पता है, यानी कि लैम्डा के इंक्रीज होने के साथ हमारा वाई एन भी इंक्रीज होगा, लैम्डा के इंक्रीज होने के साथ हमारा वाई एन भी इंक्रीज होगा। अब हमें पता है विवग्योर जो है इसमें लैम्डा इधर की तरफ बढ़ता है, विवग्योर में लैम्डा रेड की तरफ बढ़ता है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वाई एन भी बढ़ता रहेगा। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले वायलेट कलर की फ्रिंज प्राप्त होगी, फिर हमें इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्वेश्चन बनता है सबसे दूर की फ्रिंज रेड होती है या सबसे पास की फ्रिंज रेड होती है। तो हम देखते हैं सबसे दूर की फ्रिंज हमारी रेड होती है, फिर विवग्योर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमें व्हाइट कलर मिलेगा,
यहाँ पे चमकीले मतलब 7 कलर मिलेंगे, फिर यहाँ पे 7 कलर मिलेंगे, फिर यहाँ पे 7 कलर मिलेंगे। कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप किसी बुक से और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया। जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं वो बन सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आप बुक्स को जरूर रीड करें, क्योंकि तो मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला इन सब चीज़ों को। ठीक है, डिटेल में कहाँ पढ़ाया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ आपको IITs के ग्रेजुएट्स आपके बैचलर्स लेवल का पढ़ाएंगे। तो जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से दें, ताकि अगर आप भी किसी IIT में पहुँचते हैं तो आपको भी हम अपनी टीम में शामिल कर सकें। ठीक है, तो आप भी रेडी रहें, और क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है सबके लिए ओपन है, मतलब सभी क्या कह सकते हैं, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो हमारे आने वाले जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए हैं हम लोग लगभग। अब हम लोग YDSE में क्या करेंगे, हम सब ने 12th में भी पढ़ा है, और इससे क्वेश्चन JEE में भी आते हैं और JAM में भी आते ही हैं। हमने क्या करा, और काफी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको जनरल साइंस बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने क्या करा, लाइट के पाथ में एक हमने कांच की शीशे की प्लेट रख दी, या किसी कोई मटेरियल रख दिया। ठीक है, हमने क्या करा, लाइट के एक पाथ में यहाँ पे मैंने, पहले क्या हो रहा था, लाइट सीधे सीधे यहाँ पे जा रही थी, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर कोई एक मटेरियल रख दिया। ठीक है, कांच वगैरह की प्लेट रख दिया। अब लाइट को इसमें से पास होकर जाना है, तो हमें ऑप्टिकल पाथ का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे मेरा मीडियम है, कुछ भी मीडियम है, और यहाँ पे मेरा एयर है, इसकी भी थिकनेस T है, इसकी भी थिकनेस T है। ठीक है, लाइट की स्पीड c रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी v। ठीक है, क्योंकि हमें पता है म्यू क्या होता है, c/v। म्यू क्या होता है, c/v होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक लाइट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, ct। जो मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पूछूं कि लाइट को ट्रैवल करने में, देखो ये थिकनेस हो गई T। अब T बराबर हम कह सकते हैं डिस्टेंस पर, वेलोसिटी बराबर, आराम से करते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैपिटल T कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब से ये वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन। ओके, सो v की वैल्यू में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, c म्यू, इसे लिखा T/T प्राइम कर लेते हैं, और इधर c इक्वल्स टू। ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ, सो c की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू T/T प्राइम, और यहाँ से T प्राइम की वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से T की वैल्यू क्या आ रही है, T/C आ रही है। ओके, सो अगर मैं देखूँ T की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, CT, और यहाँ इस पाथ की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू T की वैल्यू क्या आ रही है, CT प्राइम। यानी कि ये क्या है, ये इसका ऑप्टिकल पाथ है, ये इसका ऑप्टिकल पाथ है, ये इसका ऑप्टिकल पाथ है। समझने की जरूरत है, ध्यान से समझो। इसके लिए ऑप्टिकल पाथ ये है, और इसके लिए ऑप्टिकल पाथ ये है। मतलब पाथ क्या होता है भाई, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना, यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी क्या स्पीड थी। मतलब एक हम जनरल बात करें कि लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे तो मुझसे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे तो स्पीड भी थी, बट मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैंने मटेरियल निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक लाइट आ रही है, और इसकी स्पीड सपोज c है, और आप जो टाइम लग रहा है वो t प्राइम लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका ऑप्टिकल पाथ क्या कहलाएगा, ct प्राइम। और यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पे एयर है तो ऑप्टिकल पाथ क्या कहलाएगा, ct। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, इस वाले पाथ में से इस वाले पाथ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इस वाले पाथ में से इस वाले पाथ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो पाथ डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, म्यू टी। ध्यान रखना है, स्मॉल टी थिकनेस है, स्मॉल टी थिकनेस है, म्यू टी माइनस टी। सो क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम लोग आगे चल रहे हैं क्योंकि एज अ रिवीजन वीडियो चल रही है। तो जब भी हम लोग किसी लाइट के पाथ में एक कांच की प्लेट या कोई मटेरियल रख देते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है। और वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है
बाकी इसमें सब कुछ पुराना जैसा ही है, ठीक है। ओके, सो हमारा S1 हो जाएगा, या हमारा S2 हो जाएगा, या हमारा P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा S2P माइनस S1P प्राइम कह देते हैं हम लोग इसे, ठीक है, S1P प्राइम, क्योंकि S1P नहीं रहेगा। S1P जो हमारा पुराना वाला था, यानी कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तब हमने इस लाइट के पाथ को कितना कंसीडर करा था, S1P। अब हमने कुछ रख दिया तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, S1P प्राइम। तो हो जाएगा S2P। अब S1P प्राइम में क्या होगा, इसका खुद का S1P साथ में ऑप्टिकल पाथ का फेज डिफरेंस, ठीक है, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि कोई डिफरेंस कोई साइन की मिस्टेक ना हो जाए, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। S2P माइनस S1P क्या होता है, डी साइन थीटा, ये वाला डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो हमारा क्या निकल कर आ गया, पाथ डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2π/λ इंटू डी साइन थीटा माइनस 2π/λ इंटू म्यू माइनस 1 टी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, डेल्टा। अब हमें मैक्सिमम मिनिमा चाहिए। सो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई, यानी कि अगर मैं 2π/λ को चलो कॉमन ही लिखा रहने दूँ तो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो 2π से 2π कैंसिल हो गया, यहाँ से डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, एन लैम्डा। यहाँ से डी साइन थीटा क्या निकल कर आ गया, हमारा डी साइन थीटा निकल कर आ गया एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है। ऐसे हम लोग मिनिमा की कंडीशन लिखेंगे, तो मिनिमा के लिए डी साइन थीटा का निकल कर आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। डी साइन थीटा निकल कर आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब आप लोग क्या डिस्कस कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन क्या होगी। सो वाई एन, यानी कि अगर मैं जनरल कहूँ थीटा एन बराबर क्या होता है, वाई एन अपॉन कैपिटल डी। सो वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा एन, और थीटा एन की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से लिख लो। सो यहाँ से अगर मैं इस थीटा को नीचे भेज दूँ, सो ये आ गया हमारा थीटा। सो वाई एन आ गया हमारा 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d प्लस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन स्मॉल डी। सो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। हमारा मिनिमा की आ गई, और अगर आप इसे रख देंगे तो हमारे मैक्सिमा की आ जाएगी। ओके, सो अगर हम अपने लाइट के पाथ में प्लेट रख दें, तो हमारा जो हमारे nth पोजीशन पे जो भी फ्रिंज थी वो इतना पार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें क्या पूछा जा सकता है, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब में आ चुका है, ठीक है, कि हमने एक स्लिट रख दी, स्लिट रखने पर सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला केस जब स्लिट नहीं थी, तो सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जो हमारा जनरल फॉर्मूला था पोजीशन के लिए वो क्या था, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो यानी कि इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा होगा, y इक्वल टू 0 पर। अब हमने स्लिट रख दी, ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी। अब फाइनल कंडीशन क्या है, हमने स्लिट रख दी, तो स्लिट रख दी, तो स्लिट के लिए मैक्सिमा लिख लेते हैं पहले, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, हमने स्लिट रख दी है, तो जो हमारी फ्रिंज है उनकी पोजीशन ये होगी। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू 0, तो इसके लिए वाई क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, तो जब हम कांच की प्लेट को रख देंगे, ठीक है, किसी प्लेट को रख देंगे, तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अच्छा, आप लोग इस केस में फ्रिंज विड्थ भी निकाल के मेरे को बताओ कि क्या फ्रिंज विड्थ चेंज होती है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि क्या फ्रिंज विड्थ कांच की प्लेट रखने पे चेंज होती है या नहीं होती। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ओके, नाउ लास्ट पार्ट हम इसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमारा स्लिट रखने पर सेंट्रल मैक्सिमा देखो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऊपर हो गया। अब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये इनिशियली किसी फ्रिंज से कॉन्साइड कर रहा, मतलब जब हमारे पास ये नहीं था
तो यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिंज होगी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर पर होगा y=0 पर। अब हमने यहाँ पे रख दिया, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो इनिशियल वाली किसी फ्रिंज की पोजीशन पर आ गया, तो हमें बताना है कौन से फ्रिंज की पोजीशन पर वो आया है। ठीक है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको समझना है। तो मैं जनरल एक हेडिंग डाल देता हूँ, इफ सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड्स विद nth मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या है, स्लिट रखने पर जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ वो इनिशियली किसी nth मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। आपको nth मैक्सिमा की कंडीशन बतानी है। तो इनिशियली nth मैक्सिमा कहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा। ठीक है, इनिशियली nth मैक्सिमा यहाँ बन रहा होगा, और फाइनल जब हमने रख दिया तो nth मैक्सिमा यहाँ बन रहा होगा। और ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भाई ये डिस्टेंस तो सेम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की। जब हमने इस कांच की प्लेट को नहीं रखा था तो हमारी इनिशियल जो फ्रिंज बन रही थी, ब्राइट फ्रिंज, वो यहाँ बन रही थी। हमने कांच की प्लेट को रख दिया तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बन रहा है। तो ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस तो सेम है, यानी ये दोनों डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हम सेंट्रल मैक्सिमा लेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए y की वैल्यू हो जाएगी μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये दोनों एक ही पोजीशन होंगी, सो n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d प्लस μ-1 सॉरी प्लस क्यों, इक्वल करो μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d कट गया। कौन सी फ्रिंज होगी वो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ-1 t अपॉन लैम्डा। यानी कि जिस भी पोजीशन पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, जिस भी नंबर पर, वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मटेरियल रखा है। ठीक है, म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होकर पहुंच जाएगा। लास्ट फॉर्मूला जो मेरे को आपको बताना है, अगर हम 2 स्लिट की जगह n स्लिट रख दें और हमसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी जाए, जब 2 स्लिट होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था I=4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा/2। जब हमारे पास 2 स्लिट थी तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आ रही थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 स्लिट हो जाए, 4 स्लिट हो जाए, n स्लिट हो जाए, तो एटलीस्ट आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी याद होनी चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n² I0। ये फॉर्मूला किसके लिए है, अगर मेरी यहाँ पर 2 स्लिट की जगह मल्टीपल स्लिट हो जाए, n स्लिट हो जाए, सो n स्लिट के कारण मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, n² I0 होती है। तो अगर 3 स्लिट हो जाएंगी तो 9I0, 4 स्लिट हो जाएंगी तो 16I0। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जैम में पूछा जा चुका है। जैम के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी अपनी अकल दौड़ानी है, आपको ऑप्शन से भी मैच करना है। अगर आपको हर चीज नहीं आती तो आपको देखना है ऑप्शन में कुछ ऐसी वैल्यूज तो नहीं है, कुछ ऐसे प्लॉट में ऐसा डाटा तो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल 100% आंसर सॉल्व करके टिक नहीं करना होता। ठीक है, थोड़ी सी अकल से सोचना भी होता है पेपर में। तो हमने इंटरफेरेंस को कवर कर लिया। इंटरफेरेंस में और भी बहुत कुछ कवर किया जा सकता है, बट मेरे ख्याल से यही जैम के लिए इम्पोर्टेंट था। इसी में से जैम आपको क्वेश्चन दे देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन में जाने से पहले कवर करेंगे फिल्म्स को। ठीक है, फिल्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सोप की फिल्म हो गई, ठीक है, उससे कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे बनते हैं, थिन फिल्म से इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे कैसे बनते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। देन हम लोग डिफ्रैक्शन पे चलेंगे, फिर हम लोग पोलराइजेशन पे चलेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोशिश करूंगा ऑप्टिक्स का कंप्लीट रिवीजन आपको करा दूं, और अपना फीडबैक जरूर दें कि ये वीडियो थोड़ी सी आपको तेज तो नहीं लगे। ठीक है, ताकि क्योंकि एज अ रिवीजन वीडियो है तो मैंने मान के चलाऊँ कि आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा, बस आप इसे आधा घंटे या 1 घंटे में इस टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज कर लें। ठीक है, ऐसे ही आपको और सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे अपना फीडबैक जरूर दो, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।